जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का 5वां पेपर, यानी एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का 5वां पर्सन साथियों, यानी 5वां पेपर। साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए यूनिट 3 से 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो साथियों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि साथियों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कह दें कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी सूचना पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना रुके स्टार्ट करते हैं। प्रशासनिक सिद्धांत MA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस कोर्स 5, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। लेटेस्ट सिलेबस एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, यानी प्रशासनिक सिद्धांत। साथियों आपका बुक का नाम है, जिसका साथियों पेपर कोड है G272। कितना? G272 साथियों आपका पेपर कोड है, जिसमें हम साथियों आज आपके लिए तीसरी यूनिट से 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं। कितने? तीसरी यूनिट से साथियों 2 क्वेश्चन कराएंगे, जो साथियों परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है साथियों? आपकी तीसरी यूनिट है मानवीय संबंध एवं व्यवहारवाद। क्या? मानवीय संबंध एवं व्यवहारवाद, यानी ह्यूमन रिलेशंस एंड बिहेवियर। क्या? बिहेवियरल व्यवहारवाद। प्रश्न 7 साथियों, प्रश्न 7 आपका जो आपका चित्रा का मॉडल है उसका क्रमांक प्रश्न 7 है, लेकिन हमारा जो वीडियो का है वो साथियों ये पहला प्रश्न है। तो चलिए साथियों बिना रुके प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 7, मानवीय संबंधों की विचारधारा के विकास में मेयो के विभिन्न प्रयोगों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन द्वारा देखते कि मानवीय संबंधों की विचारधारा के विकास में मेयो के विभिन्न प्रयोगों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उत्तर, मानव संबंधों पर कुछ प्रयोग एल्टन मेयो के निष्कर्ष। किसके? एल्टन मेयो के निष्कर्ष। उनको देखें साथियों। ये साथियों आपको इसकी हेडिंग ब्लैक डॉट से डालनी है। मानव व्यवहार पर उसके चरित्र, आदतों, भावनाओं, मूल्य, समाज व्यवस्था, आदर्श, परंपरा एवं ऐसे ही अन्य तत्वों को जो प्रभाव पड़ता है, वह संगठन में भी उसकी क्रियाओं को एक नवीन मोड़ देने का कारण बना जाता है। मानवीय संबंधों का संगठन की कार्यवाहियों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा उसमें अनौपचारिकताएं का निर्वाह किस प्रकार प्रारंभ हो जाता है, आदि बातें विचारणीय समस्याएं हैं। व्यापारिक एवं प्रशासकीय संगठनों के विद्वानों ने अनेक प्रयोगों द्वारा इन समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास किया है। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। इन निष्कर्षों ने संगठन के स्वरूप एवं प्रक्रिया से संबंधित विचारों तथा धारणाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। मानव संबंध के दृष्टिकोणों ने सांस्कृतिक औपचारिक संगठन की प्रतिक्रिया के रूप में जन्म लिया है, जो संगठन के उन तत्वों पर बल देता है जिसकी और विचारकों ने या तो ध्यान ही नहीं दिया है, और यदि दिया भी था तो औपचारिकता को गौण मानकर एल्टन मेयो को सामान्यतः इस स्कूल का जनक माना जाता है। इसे प्रारंभ करने में जॉन डीवी, कौन? जॉन डीवी, आगे देखते हैं साथियों, ने अप्रत्यक्ष तथा कार्ट लेविन, कौन? कार्ट लेविन ने प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त योगदान किया है। मेयो तथा उनके साथियों ने विविध संगठनों पर कई प्रकार के प्रयोग करके कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। एल्टन मेयो के निष्कर्ष: एक मजदूर द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा उसकी शारीरिक सामर्थ्य यानी कैपेसिटी में निर्णित है। क्या? निर्णित होती है। मजदूरों को कार्य की प्रेरणा देने तथा उनमें प्रसन्नता लाने के लिए अर्थेतर पुरस्कारों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वोत्तम विशेषीकरण को श्रम विभाजन का सर्वाधिक कुशल रूप नहीं कहा जा सकता। चौथा, प्रबंध आदर्शों एवं पुरस्कारों के प्रति कर्मचारी एवं एक व्यक्ति के रूप में प्रतिक्रिया ने कर एक समूह के सदस्य के रूप में करते हैं। आगे देखते हैं साथियों। इन निष्कर्षों
के अतिरिक्त संगठन पर किए गए अनेक प्रयोगों द्वारा मानव संबंधों के विचारों ने संचार, कम्युनिकेशन, सहभागिता, पार्टिसिपेशन ने नेतृत्व, लीडरशिप पर विशेष जोर दिया है। इन तत्वों से संबंधित प्रयोग इस स्कूल के समर्थकों के संदर्भ में ग्रंथ बन गए हैं। संगठन से संबंधित इस स्कूल के विचारकों ने जो विभिन्न प्रयोग किए हैं उनका अध्ययन सर्वथा उपयोगी है। आगे देखते हैं साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम चौथे यूनिट की वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं। हथार्न प्रयोग 1927 से लेकर 1932 तक पश्चिम विद्युत कंपनी के हथार्न मजदूरों पर पृथकवार ऐसे प्रयोग किए गए। अध्ययन की इस श्रृंखला को हथार्न का अध्ययन कहा जाता है। इन प्रयोगों द्वारा कई अपूर्व एवं अकल्पनीय बातों का पता लगा। लोथलिसबर्गर तथा डिक्सन का कथन है कि बढ़ते हुए प्रकाश का उत्पादन के स्तर पर प्रभाव जानने के लिए जो प्रयोग किए गए हैं उनमें प्रयोगकर्ताओं ने यह ज्ञात किया है कि इन दोनों तत्वों के बीच कोई संबंध नहीं है। बाद के अध्ययनों में से यह पता लगा कि प्रकाश को मंद कर देने से उत्पादन की मात्रा बढ़ी। उत्पादन की मात्रा में कमी केवल तब ही आई जब रोशनी इतनी कम हो गई कि मजदूर अच्छी प्रकार से देख नहीं पाए। बाद में परंपरावादी लेखकों के कथनों से की सच्चाई के प्रयोग की कसौटी पर कसा जाने लगा। यह कहा जाता है कि कार्य की भौतिक परिस्थितियों एवं उत्पादन की दर के बीच प्रत्यक्ष एवं साधारण संबंध होता है। अतः रोशनी से संबंधित प्रयोग कर चुकने के बाद इस बात पर प्रयोग किए गए कि विश्राम का उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ता है। 5 मजदूरों को प्रयोग के लिए चुना गया। उनको क्रमशः 5, 10 और 15 मिनट का अवकाश देकर यह देखा गया कि आगे देखें कि उनसे उत्पादन की मात्रा पर विभिन्न प्रभाव कैसे पड़ते हैं। इन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप उत्पादन वृद्धि तो हुई, किंतु इस वृद्धि का श्रेय विश्राम अवकाश को नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि इस अवकाश को जब पूरी तरह की ही समाप्त कर दिया गया और सारे दिन काम लिया गया तो भी उत्पादन की मात्रा सामान्य रूप से अधिक ही थी। इस सब का यह निष्कर्ष निकाला गया कि उत्पादन की मात्रा को सामान्य रूप से कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में प्रयोगकर्ताओं को एक परिकल्पना सुझाई गई कि उत्पादन की मात्रा उस समय बढ़ जाती है जब काम करने वालों की सामाजिक परिस्थितियां बदल दी जाती हैं, उनके मनोवैज्ञानिक संतोष के स्तर पर परिवर्तन कर दिए जाते हैं तथा सामाजिक संबंधों को नया रूप दे दिया जाता है। इस परिकल्पना के आधार पर भी प्रयोग किए गए इन प्रयोगों का परिणाम आशाजनक था। सामाजिक तथ्यों सोशल फैक्ट की खोज हथार्न अध्ययनों की सबसे प्रमुख देन मानी जाती है। प्रसिद्ध व्यंग्य वायरिंग पर किए गए अध्ययन भी इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। इन प्रयोगों में वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक मैनेजमेंट की अनेक मान्यताओं को एक एक करके परखा गया। इस अध्ययन द्वारा कई निष्कर्ष निकाले गए। उनके बाद के अध्ययनों द्वारा पुष्ट किया गया, यह सिद्ध हो गया कि एक मजदूर उतना उत्पादन नहीं करता जितना कि वह कर सकता है। आगे देखते हैं। वरन वह उतना उत्पादन करता है जितना करने का उदाहरण या प्रेरणा उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति द्वारा उसे प्रदान की जाती है। इस आधार पर उत्पादन की मात्रा तय की जाती है। उत्पादन पर कृत्रिम सीमाएं लग जाती हैं तथा ये प्राकृतिक सीमाएं जैसे भौतिक संभावना आदि के प्रभाव को कम कर देती हैं। 14 कर्मचारियों पर एक अन्य प्रयोग किया गया। उनको कार्य की एक इकाई के रूप में अलग कमरे में रखा गया तथा 6 माह तक उनको निकट से देखा गया। उनका कार्य था टेलीफोन के स्विच बोर्ड में तार लगाना। इस कार्य में कुछ तो व्यक्तिगत रूप से कार्य करना था और कुछ को दूसरे लोगों के साथ मिलकर। इन कर्मचारियों को वेतन उसी प्रकार दिया गया जैसे कि
कंपनी के अन्य कर्मचारियों को दिया जाता था। मजदूरों को घंटों के हिसाब से वेतन दिया गया, साथ ही कुछ उत्पादन के अनुसार बोनस भी दिया गया। इसके अतिरिक्त उनको व्यक्तिगत रूप से कार्य रुक जाने के समय का भत्ता दिया गया। जब कभी कार्य ऐसे कारणों से रुक जाता जिन पर मजदूर का अधिकार न था, तो कार्यकुशल मजदूर को आलसी मजदूर की तुलना में प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार के भत्ते की व्यवस्था की गई कि प्रबंधात्मक मान्यता भी प्राय वही थी जो टेलर के प्रेरकों के सिद्धांत थे, अर्थात एक व्यक्ति को अधिक, आगे देखते हैं, कठिनाई करने के लिए यदि अधिक पैसा दिया जाए तो वह आवश्यक है कि उतना कठिन कार्य करेगा जितना कर सकता है। यदि कुल उत्पादन के बढ़ जाने से श्रमिकों की आय भी बढ़ जाएगी तो वे सहयोग और समन्वय के हर संभव प्रयास करेंगे। मजदूरों के उत्पादन तथा उनकी निष्क्रियता का सही एवं विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, जिसके आधार पर उनके वेतन को तय किया जा सके। प्रयोग के परिणाम स्वरूप यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक उद्योग के मजदूर उत्पादन का आदर्श निश्चित कर लेते हैं। उस आदर्श से अधिक उत्पादन करने वाले को सर्वाधिक कार्यकुशल माना जाता है, और जो उससे कम कार्य करते हैं तो उनको आलसी तथा मुक्तखोर कहा जाता है। अनेक प्रयोगों के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो गया कि थोड़े दिनों बाद कुल उत्पादन का औसत उतना हो जाता है जितना उस समूह ने उत्पादन का अपना आदर्श बनाया था। होता यह है कि अनेक दबावों के कारण कोई भी मजदूर फोरमैन अथवा प्रबंधन के अन्य किसी अधिकारी से यह नहीं कह पाता कि उत्पादन इससे अधिक भी किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से कम उत्पादन करने वाले पर कार्यभार बढ़ता है, उनका वेतन कम किया जा सकता है अथवा उनको सेवा मुक्त भी किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि मजदूर समूह के आदर्श ग्रुप नॉर्म से कम उत्पादन करेगा तो यह प्रबंधन के प्रति अन्याय होगा, क्योंकि वह, आगे देखते हैं साथियों, क्योंकि वह समान वेतन के लिए समान कार्य नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त उसके स्वयं के लिए परेशानियां पैदा हो सकती हैं। हथार्न प्रयोग के परिणाम क्या हैं उनको देखते हैं। 5 वर्ष के लंबे काल में किए गए हथार्न प्रयोग के अनेक परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन अध्ययनों के बाद जो निष्कर्ष निकाले गए उनमें से मुख्य निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, सामाजिक आदर्शों का महत्व। यह देखा गया कि उत्पादन का स्तर सामाजिक आदर्शों द्वारा निश्चित किया जाता है। इसको तय करने में मनोवैज्ञानिक सामर्थ्य का बहुत कम स्थान है। इस निष्कर्ष को प्रकाश एवं ध्वनि के प्रारंभिक अध्ययनों द्वारा ही निकाला लिया गया था। अनार्थिक प्रेरणा, मजदूरों के कार्यों को अर्थेतर प्रेरणाओं द्वारा बहुत अधिक प्रभावित किया जाता है और इस प्रकार योजनाओं की प्रेरणा का प्रभाव बहुत कुछ सीमित हो जाता है। इस संबंध में पुरस्कार एवं दबाव उत्पन्न महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। इन दोनों का रूप प्रतीकात्मक है, न कि स्थूल। जो मजदूर समूह के आदर्श से कम या अधिक उत्पादन करते हैं वे शीघ्र ही अपने साथियों का स्नेह एवं आदर को देते हैं। वायरिंग रूम के मजदूरों में से सभी ने यह प्रयास किया था कि अधिक धन कमाने के साथ साथ वे अपने साथियों से भी मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। बाद के अध्ययनों में मेलविले डाल्टन ने यह सिद्ध किया कि यह बात हमेशा नहीं होती। उन्होंने देखा कि समूह के आदर्श से कम कार्य करने वाले लोग थे जिन्होंने शिक्षा एवं सामाजिक अनुभवों से सीखा था कि प्रेम तथा सम्मान के साथ भी किस प्रकार कार्य किया जा सकता है। डाल्टन ने यह देखा कि 98 समूह में कार्य करने वाले कैथोलिकों में से एक भी ऐसा नहीं था कि जिसे मुक्तखोर कहा जा सके। इसका कारण यह है कि कैथोलिक लोग अपेक्षाकृत अधिक
सामाजिक तथा दूसरे के आदर एवं प्रेम के प्रति बहुत भावुक, अधिक स्वाभिमानी एवं अधिक अहंकारी होते हैं। मुक्तखोर प्रायः ऐसी जगहों से आते हैं जहां शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति एवं जीवन के अन्य मूल्यों का स्तर अत्यंत नीचा होता है। वे स्वामी भक्ति, सहयोगपूर्ण संबंध एवं ईमानदारी जैसे गुणों का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। डाल्टन का कहना था कि ये मुक्तखोर ही प्राय संगठन के शीर्ष की ओर बढ़ने में प्रयत्नशील रहते हैं। फिर भी डाल्टन के प्रयोग तथा उपलब्धियां हथार्न प्रयोग की मूल मान्यताओं का विरोध नहीं करती हैं। इनमें भी कर्मचारी वर्ग समूह के आदर्शों को मान्यता देता है और जो लोग इसकी अवहेलना करते हैं उनको संगठन का एकीकृत सदस्य नहीं माना जाता। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं क्या है। उत्पादन की मात्रा पर एक अन्य अर्थेतर तत्व का प्रभाव थॉमस W.I. थॉमस के एक कथन द्वारा स्पष्ट हो जाता है। उनका कहना है कि यदि व्यक्ति स्थिति को वास्तविक रूप में परिभाषित करते हैं तो वे परिणामों में वास्तविक होते हैं। मजदूरों का यह विश्वास बन जाता है कि यदि उन्होंने अधिक काम किया तो उनके वेतन की दर घट जाएगी और यदि उन्होंने एक निश्चित मात्रा में उत्पादन नहीं किया तो यह प्रबंध के प्रति उचित नहीं होगा। इस प्रकार परिणामों का अध्ययन करने के बाद वे इस निश्चय पर आते हैं कि उत्पादन की मात्रा समूह के आदर्श के अनुसार ही रखी जाए। स्पष्ट है कि मजदूर एक फैक्ट्री के उत्पादन की मात्रा निश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। सामूहिक व्यवहार प्राय मजदूर की क्रिया एक प्रतिक्रिया एक व्यक्ति के रूप में नहीं वरन समूह के सदस्य के रूप में होती है। प्रत्येक व्यक्ति में न इतनी सामर्थ्य होती है और न ही वह इतना स्वतंत्र होता है वह अपने लिए उत्पादन का नियतांश का कोटा निश्चित कर सके। यह सब तो समूह द्वारा तय किया जाता है। जो मजदूर समूह के आदर्श से ऊपर या नीचे जाते हैं उनको साथ के कर्मचारियों द्वारा दंडित किया जाता है। एक व्यक्ति दबावों के कारण अपने व्यक्तिगत व्यवहार को बदलने के लिए तैयार हो जाएगा यदि उसका समूह भी अपना व्यवहार बदल लेता है। इस संबंध में लेविन का कहना है, आगे देखते हैं साथियों, कहना है कि जब तक समूह के मापदंड अपरिवर्तित रहते हैं तब तक व्यक्ति भी परिवर्तनों का जोरदार विरोध करेगा और वह समूह के मापदंडों का उल्लंघन भी करेगा। किंतु यदि समूह का मापदंड ही बदल जाता है तो व्यक्ति और समूह के मापदंडों के बीच में रहने वाले विरोध भी मिट जाएंगे। लेकिन महाशय ने खाने की आदतें लेविन महाशय ने खाने की आदतों के परिवर्तन पर किए गए प्रयोगों पर विचार विमर्श करते हुए संगठन की उस शक्ति की विश्लेषण किया है जिसके आधार पर वह व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। ये प्रयोग यह जानने के लिए किए गए थे कि लोगों को ऐसा खाना लेने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है जिसे वे साधारण रूप से उपयोग में नहीं लाते। मानव संबंधों की संस्था ने अनेक प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रबंध व्यक्तिगत कर्मचारियों के साथ अणु के समान पृथक संबंध नहीं रख सकता। उसे उन पर कार्यकारी समूह के सदस्य के रूप में विचार करना चाहिए। चौथा, नेतृत्व का महत्व। इन अध्ययनों के बाद वैज्ञानिक प्रबंधन का एक अन्य प्रमुख तत्व यह सामने आया कि समूह के आदर्शों के निर्माण तथा कार्यान्वयन में नेतृत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त औपचारिक एवं अनौपचारिक नेतृत्व के बीच पर्याप्त अंतर पाया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध यह मानकर चलता है कि कम से कम उत्पादन से संबंधित सभी मामले में मजदूरों का नेतृत्व पूर्ण रूप से, आगे देखते हैं साथियों, सुपरवाइजर अथवा फोरमैन द्वारा किया जाता है।
किंतु वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण करने पर यह मान्यता कई बार सही नहीं उतरती। कहा गया है कि एक वायरिंग रूम का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि मजदूरों में से ही एक व्यक्ति ऐसा था जो समूह का अनौपचारिक नेता बना हुआ था। वायरिंग रूम में उसे सबसे अधिक पसंद किया जाता था और उसने संगठन के आदर्शों को पूरी तरह अपना रखा था। उसके सुझावों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता था। इस प्रकार उसके समूह पर उसका सर्वाधिक नियंत्रण था। वह कार्य को संपन्न कराने की सामर्थ्य रखता था तथा एक सीमा तक संगठन के अन्य कर्मचारियों के सामने वह अपने समूह का वक्ता बन जाता था। संक्षेप में उसने एक सामाजिक समूह के रूप में कार्य करने में मजदूरों की सहायता की। इस अध्ययन ने यह दिखा दिया कि एक फार्मैन का अपने समूह पर अधिक प्रभाव नहीं था और उसे समूह के उन आदर्शों को मानकर चलना पड़ता था जिन पर नियंत्रण रखने की उससे आशा की जाती थी। वाद के प्रयोगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि एक फोरमैन अपने आप को मान्य तथा अपने पद को सार्थक बनाना चाहता है तो उसे अपने नेतृत्व का प्रयोग मानव संबंधों के अनुसार करना होगा। आगे देखते हैं साथियों, एक समूह पर नेतृत्व के प्रभाव का विशद अध्ययन लिपिट तथा हाइट द्वारा किया गया था। यह अध्ययन कर्ट लेविन के निर्देशन में सन 1930 में प्रारंभ अध्ययन श्रृंखला की एक कड़ी थी। इस अध्ययन में नेतृत्व के प्रकारों का अध्ययन किया गया था। 3 प्रकार के नेताओं को बच्चों के कला तथा उद्योग के 4 किलों में निर्देशन का काम सौंपा गया। उनमें से एक नेता सत्तावादी था, उसे समूह क्रियाओं का निर्देशन करना था। प्रजातांत्रिक नेता को निर्देशनकारी सुझाव देने थे, बालकों को प्रोत्साहन देना था तथा समूह में भाग लेना था। तीसरे प्रकार का नेता व्यक्तिवादी विचारों का था। इसका काम था समूह के सदस्यों में ज्ञान का प्रसार करना। उसने समूह के कार्यों में बहुत कम भाग लिया तथा भावात्मक रूप से बहुत कम संबंध रहा। इस प्रयोग का लक्ष्य था कि विभिन्न समूहों के सामान्य वातावरण का परीक्षण किया जाए तथा यह देखा जाए कि नेता के परिवर्तन में समूहों तथा उनके व्यक्तिगत सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह भी मालूम करना था कि नेतृत्व के विभिन्न प्रकारों ने समूह के कार्यों को किस प्रकार प्रभावित किया। समूह के सदस्यों में उच्च स्तरीय लोकप्रियता, शक्ति एवं बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंद्विता भी प्रयोग के समय अनेक बातों का सूक्ष्म अवलोकन किया। उदाहरण के लिए जानने की चेष्टा की गई। जब नेता कमरा छोड़कर चला जाता था तो समूह के सदस्य किस प्रकार, आगे देखते हैं, व्यवहार करते थे। प्रयोग के परिणाम स्वरूप भारी अंतर सामने आया। प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व के अधीन रहने वाले समूह में आपसी संबंध बहुत गहरे और मित्रतापूर्ण हो गए तथा उसके सदस्य समूह के कार्यों में बड़े उत्साह के साथ भाग लेते तथा जब नेता कमरे को छोड़ देता था तो समूह स्वतंत्रतापूर्वक अपनी कार्रवाई को यथावत संचालित रखता था। यद्यपि प्रजातंत्रात्मक समूह का उत्पादन इतना नहीं था जितना सत्तावादी समूह का था, तथापि इस समूह के उत्पादन का प्रकार उत्तम एवं श्रेष्ठ था। व्यक्तिवादी समूह के परिणाम संतोषजनक नहीं थे। वे दोनों ही दृष्टियों से असफल रहे, अर्थात उनमें न तो समूह को ही संतोष प्राप्त हो सका और न ही कुछ उपलब्धियां ही हो सकी। इसके सदस्यों ने अपने नेता से कम सूचना मांगी, स्वतंत्रतापूर्ण व्यवहार भी कम किया, सामूहिक सहयोग का स्तर भी नीचा था। प्रयोगकर्ता ने देखा कि इन समूहों के सदस्य में निराश की भावना बहुत अधिक थी। सत्तावादी नेतृत्व के प्रति समूह की 2 प्रकार की प्रतिक्रिया थी। एक ओर तो वे लोग थे जिनकी प्रतिक्रिया
आक्रमणकारी एवं क्रांतिकारी थी तथा जो नेता का ध्यान रख अपनी ओर खींच उदासीन लोग थे जो नेता की आलोचना तो नहीं करते थे, यानी उदासीन लोग थे जो नेता की आलोचना या तो नहीं करते थे। आगे देखते हैं साथियों, नहीं करते थे या कम करते थे। जब इन लोगों का नेता गैर सत्तावादी को बना दिया जाता तो निरुत्साहित अथवा उदासीन लोग अत्यंत भावुक बन जाते थे। लिपिट तथा हाइट के प्रयोगों के परिणामों से प्रभावित होकर अनेक उद्योगों में औपचारिक नेतृत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। कोच तथा फ्रेंच ने यह प्रमाणित किया कि प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व ने मजदूरों के काम के प्रति दृष्टिकोण को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इन विचारकों ने जिस फैक्ट्री का अध्ययन किया उसके मजदूर कार्य की तकनीकी नवीनताओं को सहज ही स्वीकार नहीं करते थे। फैक्ट्री में किसी नवीन परिवर्तनों का मजदूर द्वारा विरोध किया जाने के दो कारण हो सकते थे। प्रथम तो यह कि उसके मजदूर इतने अधिक निराश होंगे कि किसी प्रकार के विकल्प में उनका आकर्षण न रहा होगा, अथवा दूसरे उन पर यह दबाव डाला जा रहा होगा कि परिवर्तन को इतना शीघ्र स्वीकार न किया जाए। इन दोनों ही स्थितियों में मजदूर वर्ग फैक्ट्री में किए गए हर प्रकार के परिवर्तन का जमकर विरोध करता था। जब समूह ने परिवर्तन का विरोध किया तो व्यक्तिगत कार्यकर्ता पर भी यह प्रभाव डाला गया कि उत्पादन की मात्रा कम करके परिवर्तन को असफल बना दें। अपनी परिकल्पना को जांच करने के लिए कोच तथा फ्रेंच ने प्रयोग किए। आगे देखते हैं, उन्होंने अनेक ऐसे मजदूरों को बुलाया जिनका कार्य परिवर्तित हो रहा था। इन मजदूरों को 3 गुटों में विभक्त कर दिया गया। प्रथम गुट को परिवर्तित की कोई जानकारी नहीं दी गई तथा प्रबंधन ने केवल कुछ समय पूर्व यह सूचना दी कि अमुक परिवर्तन किया जाएगा। दूसरे गुट को प्रबंधन ने परिवर्तन की आवश्यकता समझाई, उसके प्रभाव समझाए और उनसे यह कहा कि वे कुछ प्रतिनिधि चुन लें जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सहायता कर सकते हैं। तीसरे गुट को भी दूसरे की भांति यह बता दिया गया कि परिवर्तन हो रहा है तथा क्यों हो रहा है, किंतु इस गुट के सभी सदस्यों से यह कहा गया कि नए कार्यों का रूप एवं योजना निर्माण तथा पुनः प्रशिक्षण कार्य में सहायता देने के लिए योगदान दें। प्रयोग के परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिन दो समूहों ने पुनः प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की योजना बनाने जैसे कार्यों में योगदान किया था, वे बड़ी जल्दी ही परिवर्तनों के साथ समायोजित हो गए, जबकि प्रथम समूह के मजदूर ऐसा न कर सके। दूसरे तथा तीसरे समूहों ने अपने उत्पादन को बढ़ा लिया, जबकि पहला समूह ऐसा नहीं कर पाया, उसका उत्पादन घटने लगा। तृतीय समूह ने जिसका पूर्ण योगदान था द्वितीय की तुलना में अच्छी काम किया। इसके अतिरिक्त प्रथम समूह में अनेक कठिनाइयां आईं तथा घटनाएं घटी, जबकि शेष दो समूह में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे देखते हैं साथियों, बाद में प्रथम समूह के साथ एक दूसरे प्रयोग किया गया। कौन सा? अब की बार इस समूह के लोगों को उनका कार्य बदलने के लिए बाध्य किया गया, किंतु अब उन्होंने पुनः प्रशिक्षण की योजना एवं अन्य कार्यक्रमों में वैसा ही सक्रिय भाग लिया जैसा कि तृतीय समूह के लोगों ने पूर्व प्रयोग में लिया गया था। परिणाम आशान्वित रहा, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो गई तथा समूह के सदस्यों के मन में संतोष बढ़ा। इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो गया कि पहले उनके द्वारा परिवर्तनों का जो विरोध किया गया था वह इस समूह के सदस्य के व्यक्तित्व के कारण नहीं हुआ था।
संचार का महत्व। अनेक प्रयोगों तथा मेयो एवं लेविन के लेखों द्वारा मानवीय संबंध के दृष्टिकोण ने विभिन्न श्रेणियों के बीच संचार पर बहुत जोर दिया। यह कहा गया कि संगठन के निम्न कर्मचारियों को यह बताया जाए कि निश्चित कार्य क्यों किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लेने के महत्व पर, विशेषकर उन विषयों में जो उनको प्रभावित करते हैं, जोर दिया गया। नेतृत्व के प्रजातंत्रात्मक स्वरूप का समर्थन किया गया क्योंकि इसमें संचार व्यवस्था अधिक सक्रिय होती है, अधिकाधिक लोग भाग ले सकते हैं और साथ ही यह स्वेच्छाकारी न होकर न्यायपूर्ण होती है तथा मजदूरों के केवल कार्य से ही नहीं उनकी समस्याओं से भी संबंधित रहती है। इन प्रयोगों ने बहुत समय तक अनेक विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया तथा लोकप्रिय साहित्य में इनका पर्याप्त प्रकाशन किया गया। मानव संबंधों के इनसे निष्कर्ष निकाले गए। कई हजार कार्यपालिकाओं ने तथा निम्न श्रेणी के सुपरवाइजरों ने मानव संबंधों के कारखानों में भाग लिया। मानव संबंध संस्था ने प्रबंध की प्रकृति को बहुत अधिक प्रभावित किया। आगे देखते हैं साथियों। मिस्टर वेंडिंग्स के कथनानुसार इस दृष्टिकोण के कारण अमेरिकी प्रबंध ने कुछ और सीमा तक दूसरे औद्योगिक समाजों ने अपने विचारों आदतों को स्पष्ट रूप से बदल लिया। साथियों, ये था हमारा वीडियो का पहला क्वेश्चन। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साथियों जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन जो हमारा बुक का है वो 9 क्वेश्चन है। कौन सा? 9। प्रश्न 9, मैकग्रेगर के प्रबंध संबंधी विचारधारा पर प्रकाश डालिए। क्या? मैकग्रेगर की प्रबंध संबंधी विचारधारा पर प्रकाश डालिए। उत्तर की तरफ चलते हैं साथियों। मैकग्रेगर ने प्रबंध संबंधी विचारधारा को अग्रलिखित 2 भागों में बांटा है। साथियों, यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया था, एक्स और वाई थ्योरी वाला। चलिए इसे देखते हैं। पहला एक्स सिद्धांत, दूसरा वाई सिद्धांत, यानी एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी। एक्स सिद्धांत जहां निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, वहां वाई सिद्धांत आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मैकग्रेगर के एक्स तथा वाई सिद्धांत को मोटे तौर पर परंपरागत तथा आधुनिक विचारधाराएं कहा जा सकता है। एक्स सिद्धांत के दोषों के निवारण के लिए भी मैकग्रेगर ने वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। एक्स सिद्धांत पहले देखते हैं साथियों। एक्स सिद्धांत की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? एक्स सिद्धांत एक परंपरागत सिद्धांत है जो यह मानकर चलता है कि व्यक्ति प्राय कार्य करना नहीं चाहते, अतः उनसे कार्य लेने हेतु उन्हें डराना, धमकाना, लताड़ना या अन्य किसी प्रकार से भय दिखाना आवश्यक है। प्रारंभिक काल में उद्योगपतियों का मुख्य विचार था कि श्रमिकों से पूरा काम लेने के लिए उन्हें भय या दंड द्वारा आतंकित किया जाना चाहिए। उसका मानना था कि भय बिन होय न प्रति। क्या? भय बिन होय न प्रति। कठोर नियम बनाना, नियमों को कठोरता से अनुपालन करवाना और नियमों को उल्लंघनकर्ता को नौकरी से निकल देना या अन्य प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक रूप से दंडित करना आवश्यक समझा जाता था। भय प्रताड़ना, दंड देना, कर्मचारियों से अधिक लंबे समय तक काम लेना, कठोरता का व्यवहार करना आदि विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे क्योंकि श्रमिक अधिकाधिक संगठित होने लगे और उनके शोषण को रोकने के लिए आवाज उठने लगी। अब भय और दंड को प्रेरणा विरोधी माना जाने लगा और पुरस्कार की विचारधारा रिवॉर्ड थ्योरी, पुरस्कार की विचारधारा यानी रिवार्ड थ्योरी सामने आई। टेलर ने यह मत व्यक्त किया कि अधिक कार्य के लिए अधिक पुरस्कार देना आवश्यक है। उचित पारिश्रमिक श्रमिकों के लिए अभिप्रेरणा का काम करेगा और वे अधिक कार्यकुशलता पूर्वक कार्य करेंगे। आगे देखते हैं। यह प्रस्ताव हुआ कि श्रमिकों से काम लेने के 2 ढंग हो सकते हैं।
प्रोत्साहन अथवा दंड यानी करट और स्टिक, और इनमें जो ढंग उपयुक्त हो वही अपनाया जाना चाहिए। श्रमिकों का विश्वास में लेकर ही उनसे अधिक काम लिया जा सकता है। कर्तव्यनिष्ठ और कुशल कर्मचारियों को मजदूरी या वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार भी देकर अधिक कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जबकि कामचोर और कर्तव्य के प्रति उदासीन व्यक्तियों को वेतन कटौती, दंड आदि के प्रावधान द्वारा ठीक और अधिक काम के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मैकग्रेगर ने उपयुक्त सभी विचारों, व्यय एवं दंड विचारधारा, पुरस्कार विचारधारा, प्रोत्साहन अथवा दंड विचारधारा के सम्मिश्रण को एक्स सिद्धांत यानी एक्स थ्योरी की संज्ञा दी। मैकग्रेगर ने बताया कि एक्स सिद्धांत भ्रामक धारणाओं पर आधारित है। यह श्रमिक सामान्यतः सुस्त होते हैं, श्रमिक कमजोर होते हैं, अधिकांश कर्मचारी उत्तरदायित्व टाल देना पसंद करते हैं, अतः उन्हें ठीक ढंग से काम पर लगाने के लिए भय और नियंत्रण की विधियां आवश्यक हैं। इस प्रकार की मिथ्या धारणाओं के कारण ही मैकग्रेगर तथा अन्य आधुनिक विद्वानों ने एक्स सिद्धांत को अनुचित तथा असफल माना है। आगे देखते हैं। एक्स सिद्धांत जिन मान्यताओं को लेकर चलता है उनमें मुख्य ये है, यानी एक्स सिद्धांत जिन मान्यताओं को लेकर चलता है उनमें मुख्य ये हैं। कौन कौन से? एक सामान्य व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करने को उत्सुक नहीं होता है। एक सामान्य व्यक्ति में कार्य के प्रति प्राय अरुचि की भावना होती है। अधिकांश व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होते, अतः उनमें कुछ कर दिखाने की भावना नहीं होती। अधिकांश व्यक्तियों में उत्तरदायित्व वह क्षमता बहुत कम होती है और वे ये चाहते हैं कि उन्हें समय समय पर अधिकारियों का निर्देशन प्राप्त होता रहे, ताकि वे निर्देशानुसार काम करते रहें या लकीर के फकीर बने रहें। पांचवा, अधिकांश व्यक्तियों में प्रबंधकीय समस्याओं को सुलझाने की रचनात्मक क्षमता नहीं होती। छठा, सामान्य व्यक्तियों से कार्य लेने के लिए उन पर दबाव डालना या उन्हें भय दिखाना आवश्यक है। डराना, लताड़ना, धमकाना आदि उपायों को काम में लेना चाहिए, क्योंकि तभी व्यक्ति कार्य करने को तत्पर होंगे। सातवां पॉइंट, अधिकांश व्यक्ति वित्तीय प्रलोभन के आधार पर ही कार्य करते हैं, अतः यदि उन्हें अधिक परिश्रमिक दिया जाएगा तो वे अधिक समय तक और अच्छा कार्य करने को तत्पर होंगे। आठवां, प्रबंध की दृष्टि से सामान्यतः श्रमिकों की कोई आवाज नहीं होती है। वह तो एक मशीनी पुर्जा होता है जिसे अपनी बुद्धि का परिचय देने का सुअवसर प्राप्त ही नहीं होता। अधिकांश व्यक्ति परंपरागत ढंग से कार्य संपन्न करना उचित समझते हैं। अधिकांश परंपरावादी सिद्धांत उपयुक्त मान्यताओं पर आधारित और नेतृत्व का निरंकुशतावादी सिद्धांत भी इन्हीं मान्यताओं विश्वास करता है कि लगभग 15वीं सदी के मध्य से 18वीं सदी के मध्य तक प्रबंधकों का विश्वास दबावकारी और दमनकारी नीतियों में ही रहा, पर कालांतर में एक्स सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए उपरांत मैकग्रेगर को अपने सिद्धांत के प्रति आशंका पैदा हो गई। मैकग्रेगर ने बदली हुई परिस्थितियों के परिवेश में यह अनुभव किया कि मानवीय व्यवहार की दृष्टि से एक सिद्धांत सही नहीं है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, स्वतंत्र समाज में रहता है, उसकी आवश्यकताओं, शिक्षा तथा रहन सहन के स्तर में परिस्थितियों के अनुसार सुधार होता रहता है। वह प्रबंध से अच्छे व्यवहार की आशा करता है। यह मानव स्वभाव है कि वह दंड और भय के वातावरण के विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है। मैकग्रेगर ने यह अनुभव किया कि प्रबंधकीय क्रियाओं के सफल, आगे देखते हैं साथियों, संचालन के लिए व्यक्ति की प्रकृति तथा उसके प्रेरक विचारों को समझाना जरूरी है।
अपने इस परिवर्तित विचारधारा के आधार पर मैकग्रेगर ने वाई सिद्धांत यानी वाई थ्योरी को जन्म दिया। चलते हैं वाई थ्योरी की तरफ चलते हैं। वाई थ्योरी, सेकंड वाई थ्योरी सिद्धांत यानी वाई सिद्धांत। एक्स सिद्धांत के दोषों को दूर करने के लिए मैकग्रेगर ने जिस वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह मानवीय मूल्यों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करना चाहता है और उसमें आशावादी तथा रचनात्मक प्रकृति होती है। वाई सिद्धांत की प्राथमिक सामान्यता निम्नलिखित हैं, उनको देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहला, व्यक्ति स्वतंत्र वातावरण चाहता है और प्रबंधक से सद्व्यवहार की अपेक्षा करता है। व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करना चाहता है, अतः उसे कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। कार्य करना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि खेलना और विश्राम करना। एक औसत कर्मचारी दायित्व को निभाना सीख लेता है। पांचवा, बाह्य नियंत्रण वह प्रताड़ना कठोर अनुशासन ऐसी विधियां ही व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित नहीं करती है, वरन व्यक्ति स्वयं निर्देशित और अनियंत्रित होता है तथा जिस कार्य के लिए उसे नियुक्त किया जाता है उसको पूरा करना वह अपना उत्तरदायित्व समझने लगता है। यह आवश्यक है कि प्रबंध कर्मचारियों को कार्य करने का उचित वातावरण प्रदान करे तथा कार्य करने के उचित साधन सुलभ कराए। छठा, व्यक्ति में उत्तरदायित्व से बचने की प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं, वरन इसका मूल कारण महत्वाकांक्षा का अभाव होना और सुरक्षा को अत्यधिक बल दिया जाना है। सातवां पॉइंट, व्यक्ति कार्य निष्पादन केवल वित्तीय प्रलोभन के कारण ही नहीं करता है, बल्कि गैर वित्तीय प्रलोभन भी उसे कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। कार्य संबंधी अभिप्रेरणा सामाजिक स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान स्तरों पर भी ठीक उसी प्रकार प्राप्त होती है जिस तरह की शारीरिक तथा सुरक्षात्मक आवश्यकता स्तरों पर। इसी प्रकार कार्य निष्पादन के लिए अभिप्रेरणा, आगे देखते हैं, केवल पुरस्कार से ही नहीं मिलती, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उसकी उपलब्धियां की प्रशंसा की जाए। कार्य को मान्यता देना भी अपने आप में एक पुरस्कार है। ठीक है साथियों, यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं, 8वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। संगठन। साथियों आप वीडियो को लाइक कर दिया करें प्लीज। साथियों आपका लाइक में कुछ नहीं जाता, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि साथियों हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए देते रहें। और साथियों अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें और अपने जो रिलेटिव हैं साथियों उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा दें। संगठन संबंधित समस्याओं का समाधान करने की विवेक शक्ति सामान्यतः सभी लोगों में पाई जाती है, कुछ में कम और कुछ में अधिक। चातुर्य तथा सृजनात्मकता का गुण न्यूनाधिक सभी में पाया जाता है। प्रबंध को चाहिए कि वह कर्मचारियों से काम लेते समय इन गुणों का लाभ उठाए। 9, वर्तमान औद्योगिक युग में मानव योग्यता और क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। 10वां, वाई सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और कर्मचारियों की संतुष्टि पर बल देता है। इस सिद्धांत का मूलभूत उद्देश्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में उन दशाओं का सृजन करना है जिनके माध्यम से संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। मैकग्रेगर ने लिखा है कि एक प्रभावशाली संगठन वह है जहां नियंत्रण तथा निर्देशन के स्थान पर निष्ठा और सहयोग संस्थापित हो गया है और प्रत्येक निर्णय से प्रभावित होने वाले व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं। वाई सिद्धांत सहभागिता विचारधारा के महत्व पर बल देती है, जिसमें कर्मचारियों से अधिक कार्य लेने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु संस्था के प्रत्येक स्तर पर भागीदारी दी जानी चाहिए। ठीक है साथियों आगे देखते हैं। ये साथियों हमारा लास्ट पॉइंट है।
मैकग्रेगर द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त दोनों सिद्धांतों एक्स तथा वाई सिद्धांतों को अन्य विद्वानों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। लिकॉर्ड ने एक्स सिद्धांत को कार्य संगठन तथा वाई सिद्धांत को सामूहिक अभिप्रेरणा की संज्ञा दी है। तो ड्रैकर ने वाई सिद्धांत को उद्देश्य द्वारा प्रबंध कहा है और आर्गेरिस ने समन्वित एवं स्वनियंत्रित प्रबंधन मैनेजमेंट बाय इंटीग्रेशन एंड सेल्फ कंट्रोल पुकारा है। ठीक है साथियों, ये आपका तीसरी यूनिट से साथियों हमने प्रश्न 2 लिए थे, जिसका साथियों आपका 5वां पेपर है, जिसका पेपर कोड है साथियों कौन सा G272। ठीक है साथियों, इसके बाद साथियों हम चौथे यूनिट की वीडियो लेके आने वाले हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी सूचना पहुंच जाए। ठीक है साथियों, यहीं तक, धन्यवाद साथियों।